अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुश आमदीद। सबसे पहले आज की अहम खबर जिसका इंतज़ार अगस्त के महीने से था सियासतदानों को और सियासी हलकों को, और वो था कि कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर का जो नॉमिनेशन लेटर था वो नहीं जारी हो रहा था कौमी असम्बली के स्पीकर के ऑफिस से। वो आज जारी हो गया है और महमूद खान अचकज़ई साहब को अपोजिशन लीडर आज तयनात कर दिया गया है। 8 अगस्त से ये सीट खाली थी जब उमर अयूब साहब नाअहल हुए थे, वो लीडर ऑफ द अपोजिशन थे। उसके बाद महमूद अचकज़ई साहब को नामजद किया गया था, लेकिन उनका नोटिफिकेशन जारी नहीं हो रहा था, जो आज हुआ है। नोटिफिकेशन हमारे मुल्क में कुछ ना कुछ करता ही रहता है। खैर, अब उम्मीद है कि सियासत आगे बढ़ेगी और हुकूमत को भी सही अपोजिशन मिलेगी, को अपना रास्ता बेहतर करने की तरफ मजबूर कर सके, ना कि सिर्फ हंगामों और इंतशार की सियासत की तरफ हम जाते रहेंगे। और आज के प्रोग्राम का तारुफ हमारी टॉप स्टोरी बिलावल भुट्टो का नया अंदाज़े सियासत बोरिंग क्यों। आपने भी वीडियो क्लिप्स देखे होंगे। बहुत बड़े बड़े एंकर्स और सहाफ़ी यौन कर रहे थे। बिलावल भुट्टो साहब की जो प्रेजेंटेशन थी, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, और इसलिए कर रहे थे, इसलिए बोरिंग लगी लोगों को कि बिलावल भुट्टो के हाथ में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का रिमोट था। उनके हाथ में किलों वाला डंडा होना चाहिए था, क्योंकि अब तो सियासत ऐसी होती रही है पिछले 10-12 साल से। ये अजीब ही सियासत को ले आए हैं। इस पर बात करेंगे नासिर हुसैन शाह साहब, सूबाई वज़ीर बल्दियात सिंध, और हमारा टेल एंडर होगा ट्रंप को नोबेल इनाम की हकीकत क्या है, इसके बारे में आपको बताएंगे। और हॉट इशू होगा वादी तिरा से नकल मकानी और लोगों के मसाइल। इख्तियार वली खान साहब कोऑर्डिनेटर वज़ीर-ए-आज़म के, महमूद जान बाबर हमारे ब्यूरो चीफ पेशावर के, वो आज गए थे वादी तिरा में, लोगों के मसाइल देखे हैं। लंबी लाइनें लगी हुई हैं, बूढ़े लोग, बच्चे, औरतें उसमें सफ़र कर रहे हैं, और सूबा और वफाक आपस में ईगो वॉर कर रहे हैं कि मेरी जिम्मेदारी, तुमने मुझे लेटर नहीं लिखा, मैंने तुम्हें लेटर नहीं लिखा। सफ़र कर रहे लोग, इस पर बात करेंगे हॉट इशू में। और हमारा आज का एडिटोरियल होगा बलोचिस्तान सब सूबों से पीछे क्यों है तरक्की में। तमाम सूबों में तरक्की की ज़रूरत है, लेकिन बलोचिस्तान सबसे पीछे क्यों, आज के एडिटोरियल में आपको बताएंगे। बहुत शुक्रिया नासिर हुसैन साहब हमसे बात करने का। आप से आज बात करेंगे, मेरी टॉप स्टोरी है बिलावल भुट्टो का नया अंदाज़े सियासत बोरिंग क्यों है। कल आपने जैसा कि देखा होगा सब ने कि बिलावल भुट्टो साहब ने ऐवान सदर इस्लामाबाद में एक ब्रीफिंग दी मीडिया को, और उसमें डिप्लोमेट्स भी थे, उसमें पूरे पाकिस्तान के इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, फिलंथ्रोपिस्ट, बड़े बड़े बैंकर्स और अपने तमाम किसी भी शोबे ज़िंदगी से जो प्रोमिनेंट लोग थे वो वहाँ पे मौजूद थे। उनके सामने उन्होंने अपने पूरे सूबे की कारकर्दगी पेश की। लेकिन उसकी वजह से बजाय इसको एक सेहतमंद रुझान के देखने के कुछ तनकीदी पहलू उसके उजागर किए गए हैं। ये मैंने देखा मीडिया में भी और सियासतदानों की तरफ से भी। तो शाह साहब ये बताइएगा कि सबसे पहला सवाल तो ये है कि बोरिंग क्यों थी बिलावल भुट्टो साहब की जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन थी, और उनके हाथ में एक रिमोट कंट्रोल था पावर पॉइंट का, डंडा क्यों नहीं था, ये बताएं। इस्लामाबाद आए थे तो डंडा लेके आते, ट्रक के ऊपर बैठ के आते, ये क्या पावर पॉइंट लेके आ गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। देखिए, अब बोरिंग तो पता नहीं क्यों लोगों को लगा, या उन लोगों को लगा होगा जो वहाँ पे मौजूद नहीं थे, बल्कि आप भी थे। आप खुद फरमाएं कि आपको बोरिंग लगा, तो फिर तो चले इससे शुरू करते हैं। जो इशू इसलिए ये ब्रीफिंग थी, और सब आपने देखा जिस तरह आपने जिक्र किया कि तमाम सेक्टर जितने भी हैं वो सब लोग थे वहाँ पे, क्योंकि एक जो परसेप्शन, एक मिसपरसेप्शन बनाया जाता है कि जी सिंध में तो पीपल्स पार्टी ने कुछ भी नहीं किया, तो उसका उन्होंने बताया, जिसमें एक चीज़ आपकी मेहरबानी, आपने इस पे मुझे मौका दिया कि ये जो हमारे 17 साल हैं या जितने साल भी आप कह लें, इसमें दो बड़े सिंध के साथ जो बड़े एक फ्लड आए, एक हिस्सा एक में तबाह हो गया, दूसरा हिस्सा दूसरे में तबाह हो गया, बीच में भी इस तरह की सूरत हाल रही, उस सब को भी दोबारा बनाया गया, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत सारे रोड, हेल्थ, एजुकेशन, इरिगेशन और दीगर बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाना पड़ा, वो भी इसी में शामिल। और दूसरी बात ये थी कि एक जो आप क्योंकि बहुत सीनियर भी हैं और आप हमेशा सच की
पूरा आपका सिलसिला रहता है जर्नलिज्म में, तो मैं कहूँगा एक चीज़ आप ज़रा ख़ुद उस पर प्रोग्राम करें कि जो पीएसडीपी है वफाकी गवर्नमेंट का, उसमें सिंध को कितना शेयर मिलता है। मैं क्योंकि कुछ अर्सा पहले मेरे पास पीएनडी डिपार्टमेंट था, तो बड़ी हैरत हुई। सीएम साहब भी पहले हाईलाइट करते रहते हैं, साईं मुराद शाह साहब भी, लेकिन जब हमने प्रैक्टिकली देखा, और वो ऑन रिकॉर्ड है हर जगह पे, कि 2013 से 18 तक जो पीएसडीपी है वफाकी गवर्नमेंट का, उसमें 2 से 3% स्कीम्स जो थी या एलोकेशन या फंड्स दिए गए पूरे सिंध को, जिसमें जो सब लोग आके कराची की बहुत ज़्यादा बात करते हैं, कराची समेत। और फिर 18 के बाद जब खान साहब की गवर्नमेंट आई, तो उन्होंने तो वाज़ेह कह भी दिया था कि जी सिंध हमारा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद एक दो दफ़ा वो आए यहाँ पे, उन्होंने ऐलानात किए, 100 बिलियन का उन्होंने ऐलान किया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, और वो भी स्कीमें बिल्कुल नहीं आई। ये सिंध ही का जो एनएफसी के बाद जो हिस्सा मिला हमें, और 18वीं तरमीम के बाद जो सिलसिले आए, उसी से ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे उनको बेहतर किया। और जी, मैं एनएफसी पे आता हूँ, मुझे सिर्फ ये बताइएगा, देखें कुछ बातें उन्होंने जो बिलावल साहब ने की हैं उसी को थोड़ा आगे ले चलते हैं। आपने बात की है कि उन्होंने भी, बिलावल साहब ने भी कहा कि यहाँ इस्लामाबाद में ये तासुर है कि छोटे सूबों में काम नहीं होता। तो ये तासुर तो है ना, और तासुर परसेप्शन बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है, ख़ास तौर पे जब हम देखते हैं कि कराची और दूसरे शहर जो हैं सूबा सिंध के, उनमें सफाई का मयार या अमन व अमान की हालत बहुत ख़राब है। अब कंपैरिजन नहीं मैं आप भी करना चाहता, आप कहेंगे कि पंजाब में कैसा है, केपी में कैसा है, मैं सिर्फ ये बताएं कि सिंध में ये दो चीज़ें जो हैं जिससे किसी भी जगह की परसेप्शन अच्छा बनता है। अगर आप जाएं, मोबाइल फ़ोन ना कोई छीन रहा हो, मोटरसाइकिल ना छीन रहा हो, गाड़ी ना छीन रहा हो, और साफ़ सुथरी सड़कें हों, माहौल साफ़ सुथरा हो, तो ये बताएं ये दोनों जगहों पे क्यों सिंध हुकूमत काम करती या नाकाम नजर आती है? देखिए, मैं आपको एक अर्ज़ करूं, लॉ एंड ऑर्डर की थोड़ा सा जिक्र चेयरमैन साहब ने भी किया। आपको बताया कि जब बीबी शहीद हुई या उससे पहले जो हालात थे, इवन मुशर्रफ साहब के ज़माने में, मैं भी 2 टेन्योर डिस्ट्रिक्ट नाजिम रहा हूँ सक्खर का, तो उस वक्त के हालात ये थे कि कॉन्वाय के बगैर हम लोग भी एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में नहीं जा सकते थे। और फिर एक पूरा सिलसिला था लॉ एंड ऑर्डर का, जो पूरे सिंध में ये सूरत हाल थी। फिर आपके को बाद में दीगर चीज़ें भी जहन में आती होंगी, जो जलाओ घेराव की सूरत हाल थी, बोरी बंद लाशें थीं, भत्ता था, ज़िंदा लोगों को जला दिया जाता था, अगर कराची शहर की बात करें। लेकिन उसके बाद बहुत बेहतरी आई, जिसमें ज़ाहिर है सिंध गवर्नमेंट का बहुत बड़ा अमल दखल, हमारी पाक फ़ौज का भी, रेंजर्स का भी, दीगर जो हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं उनका भी, हमारे शहरियों का भी। लेकिन उसके बाद एक बड़ा फ़र्क है जो ऑन रिकॉर्ड है, एक भी क्राइम नहीं होना चाहिए। हम इसमें नहीं है कि एक मोबाइल भी किसी का छीने तो हम कहें जी मोबाइल ही तो छीना है, नहीं छीनना चाहिए। लेकिन जो बड़ी सिटीज़ होती हैं वहाँ पे, अभी मैं कहूँगा फिर तनकीद शुरू हो जाती है, आप मतलब आप तो नहीं करेंगे, दीगर ज़रूर करेंगे कि, लेकिन ये रिकॉर्ड पे है। आजकल ग्लोबल हो गया है, इंटरनेट पे हर चीज़ अवेलेबल है। अभी चेक कर लें, जो बहुत तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, मैं अपने शहरों की आपसे कंपेयर नहीं करता दीगर सूबों की, लेकिन उनका भी अगर डेटा आप निकालेंगे तो वो आपको कहीं ज़्यादा मिलेगा। लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और उसमें बहुत बेहतरी आई है। अगर आप अब भी, मैं आपसे शेयर कर दूंगा जो हैं अभी आदाद व शुमार या नंबर्स जो हैं, तो उसमें बहुत बेहतरी है। इन चीज़ों पे भी बहुत कमी पाई गई है। अब आ जाए सफाई के मामले पे। देखिए, पहले ज़ाहिर है सफाई इतनी ज़्यादा बेहतर नहीं होती थी, फिर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का यहाँ पे शुरू किया गया। फिर अब कराची पे आ जाते हैं कि पहले एक डिस्ट्रिक्ट में हुआ, फिर दूसरे डिस्ट्रिक्ट में हुआ। फिर होता ये था कि एक जगह काम हो रहा है, दूसरी जगह, ज़ाहिर है कराची शहर ही है तो आपको कचरा नज़र आएगा। अब जाके पूरे कराची का जो है वो सॉलिड वेस्ट काम कर रही है और काफ़ी बेहतरी आई है। ये नहीं है कि 100% कोई बेहतर आया है, लेकिन अगर आप कंपेयर करेंगे, ये मैं दावा कर सकता हूँ इस बात का कि आपको बहुत बेहतर लगेगा। आफ्टर और बिफोर
की पिक्चर्स भी हमारे पास हैं, क्लिप्स भी हमारे पास हैं, और पूरे सिंध में इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर जो है वो काफ़ी बेहतर है। मैं सिर्फ एक दो चीज़ें ज़रूर जिस पे मैं आया था कि जो हमारे साथ हुआ है यहाँ पे, जिस तरह सिंध के लिए या कराची की बात आपने भी की, सब लोग आके करते हैं कि कराची सिर्फ सिंध नहीं, पाकिस्तान की मुआशी एक हब है और वहाँ पे उसकी 60-70% इसका अमल दखल है, बिल्कुल। लेकिन किसी ने कराची के लिए कुछ नहीं किया। एक ग्रीन लाइन दे देना या आके कुछ दफ़ा नाले सफ़ा करा देना, क्या यही कराची के लिए है? बाकी जो सिर्फ मगरमच्छ के आंसू सब बहाएंगे आके, तनकीद सब करेंगे, मैं पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात कर रहा हूँ, लेकिन आके करेंगे कुछ नहीं। कराची का हक सब पर बनता है। लेकिन वह जो PSDB की बात कर रहा था, प्लीज़ आप जैसे सीनियर जर्नलिस्ट को इस पर ज़रूर तहकीक करनी चाहिए कि ये सिंध के साथ ऐसा क्यों बिल्कुल करेंगे। अच्छा, अब बिलावल साहब ने जो प्रेजेंटेशन दी है उस पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिस पे लोग समझते हैं कि उनको ज़्यादा बात करनी चाहिए थी या बिल्कुल उन्होंने मिस कर दी है। मसलन जो करप्शन के इश्यूज़ हैं, बैड गवर्नेंस का इशू है, पूरे मुल्क का इशू है, लेकिन ज़ाहिर अगर हम सिर्फ सूबा सिंध की बात कर रहे हैं तो वहाँ भी है, उस पर कोई बात नहीं हुई क्योंकि वो नई नस्ल के नुमाइंदे हैं और लोग समझते हैं कि जो पुरानी नस्ल के पॉलिटिशियन थे, जो उनका अंदाज़ सियासत था, ये उससे मुख्तलिफ काम करेंगे और करप्शन पे और बेटर गवर्नेंस पे बात करेंगे खुल के। ये नहीं किया। फिर उन्होंने हाउस होल्ड एक इंटीग्रेटेड इकनॉमिक सर्वे के मुताबिक 2018 में 57% थी शरह ख्वानगी और 2026 में 8 साल बाद ये 58% है, मतलब 1% सिर्फ बढ़ी है। स्कूलों से बाहर बच्चे 42% थे, अब 39% हैं, सिर्फ 3% कम हुए हैं ये पिछले 8। ये दो चीज़ों पे नहीं बोले वो, क्यों और इसको कैसे बेहतर करेंगे? जी देखें उसमें काफ़ी बेहतरी आई है, लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा कि हमारे तो इंफ्रास्ट्रक्चर ही तबाह हो गए थे, उनको दोबारा बनाया गया, फिर उन सबको उसमें लाया गया है। कुछ फिगर्स जो आपने अभी कोड किए उसमें थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, लेकिन उस सेक्टर में बहुत ज़्यादा बेहतरी लाई गई। तालीमी निज़ाम को बेहतर किया गया, मेरिट पे किया गया, बहुत सारे स्कूल बनाए गए उन्होंने जो अपनी प्रेजेंटेशन में बताया था, और वो हैं ऑन ग्राउंड मौजूद हैं। टीचर्स को मेरिट पे पहली दफ़ा शुरू किया गया 2008 के बाद। उससे पहले तो पर्चियों पे नौकरियां मिलती थी, वो पूरा आपके सामने आएगा सारा सिलसिला अगर आप खोलेंगे। टीचर ट्रेनिंग शुरू की और वो उसमें भी जो सिविल सोसाइटी है उसको भी इन्वॉल्व किया। दूसरी बात मैं आप रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं आ रहे इसके जो आप कह रहे हैं। जी रिजल्ट जो है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा मैं वो जो परसेप्शन वाली बात पे ज़रूर मुझे 1 मिनट दीजिएगा आखिर में, उस पर मैं ज़रूर आऊँगा। लेकिन मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा हूँ कि इसकी, और फिर जो वैसे ही जो थी प्रेजेंटेशन हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की, और फर्स्ट टाइम वो कर रहे थे और उन लोगों के सामने कर रहे थे जो मुख्तलिफ सेक्टर से जिनका ताल्लुक़ था, और एक एज अ चेयरमैन वो तकरीर जलसे में और दीगर जगह तो करते हैं, लेकिन इसमें भी उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपनी प्रेजेंटेशन दी। लेकिन बहुत सारे इश्यूज़ को इसी तवालत की वजह से कि बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी जो प्रेजेंटेशन थी, तो बहुत सारी चीज़ों पे तो उन्होंने बात भी नहीं की जो भी हमारे फ्लैगशिप प्रोग्राम है सिंध के उसमें। जी चलें, इस पर मुझे क्योंकि वक्त आपने भी एक सवाल आपने भी जवाब देना परसेप्शन का, वो मैं आखिर में आपको टाइम दूंगा। सिर्फ ये बता दें 11,000 गोस्ट स्कूल्स हैं और आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन जो हैं, अगर हम पूरे मुल्क का जायज़ा लें, बलूचिस्तान में 45% हैं, सिंध में 39% हैं, नंबर 2 पे है सिंध, KP में 28% हैं और पंजाब में 21% हैं। अब सिंध का इसमें चिल्ड्रन का बहुत ज़्यादा नंबर है और फिर 11,000 गोस्ट स्कूल्स हैं, तो ये क्या है? ये तालीम का जो मयार है वहाँ पे, देखिए वो उसमें हमें बेहतरी क्यों नज़र आ रही है? देखिए मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, आपका पूरा नेटवर्क है यहाँ पे, इसको ज़रा काइंडली रीचेक कर लें। ये जो घोस्ट स्कूल का आप फरमा रहे हैं, ये बिल्कुल गलत नंबर्स हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छा। ये किसी ज़माने में होते थे 2008 में या उसके बाद कुछ अरसा रहा, लेकिन अब ये नहीं है। थोड़े बहुत होंगे ज़रूर, लेकिन उस पर बहुत ज़्यादा काम हुआ और उसको बेहतर किया गया है, और इस पर ज़रूर मैं बेट लगाने के लिए तैयार हूँ। मैं दावा करता हूँ इस बात का कि ये नंबर गलत है। 10,000 गोस्ट स्कूल हो ही नहीं सकते।
और फिर दीगर भी इस पे आप समझ लें कि जो दीगर फिगर्स हैं उनमें भी इसी तरह का सिलसिला है। तो इसमें कोई सदाकत नहीं है, लेकिन हम उसको बेहतर कर रहे हैं, बेहतरी की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि बेहतर हो चुका है, आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन 39%। आपने उसमें भी थोड़ा फ़र्क है। अगर आप पॉपुलेशन का वो देखेंगे, वो नंबरिंग देखेंगे, वो परसेंटेज देखेंगे कि कितने बच्चे इस वक्त तालीम हासिल कर रहे हैं और फिर कितने ज़्यादा हैं, तो उसमें भी इसमें फ़र्क है ज़रूर। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मैं कहूँ जी बिल्कुल एक बच्चा भी नहीं है, लेकिन ये फिगर जो है इसमें थोड़ा सा फ़र्क है और इसको बेहतर करना पड़ेगा। लेकिन हमारी पूरी कोशिश है कि सब बच्चों को लाएं उसमें कि हाउसिंग जो है, हाउसिंग पे बात की बिलावल साहब ने, और उन्होंने एक वो जो पक्के घर बना के दिए सैलाब के बाद, उसका जिक्र किया। वो उस पर एक जो नंबर आया है वो ये कि हाउसिंग है, कच्चा सेमी कच्चा होम जो है परसेंटेज, बलूचिस्तान में 80% कच्चे पक्के घर हैं, केपी में 44%, सिंध में 42%। सिंध में फिर अगेन बहुत ज़्यादा तादाद है। और आप कह रहे हैं दो फ्लड्स आए हैं, वो वजह ठीक है, लेकिन उसके बाद इतने पैसे भी तो आए। $2 बिलियन तो खुद बिलाल साहब बता रहे थे कि बैरूनी इमदाद मिली है। फिर उसके बाद खुद भी सूबाई हुकूमत ने पैसा लगाया, फिलंथ्रोपिस्ट ने भी लगाया, तो फिर भी इतनी तादाद 42% घर कच्चे हैं तकरीबन। देखें ये तो जो देखें वो तो इश्यूज अपनी जगह पे हैं और इस फिगर्स को भी दोबारा रीचेक किया जा सकता है। लेकिन जो एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है, पूरी दुनिया में कहीं भी इतने ज़्यादा घर बना के नहीं दिए गए। 21 लाख घर, ये सिर्फ नंबर्स ही जहन में आते हैं। इसमें बहुत बड़ी स्ट्रगल हुई बहुत, क्योंकि जब चेयरमैन साहब जाते थे उसमें, जब हम लोग सैलाब के दिनों में जा रहे थे हर जगह पे, तो लोगों की तरफ से यही आता था कि हमारे घर जो हैं वो घिर गए। उसका प्रॉपर तरीके से सर्वे किया गया। वहाँ पे ये उन गरीब लोगों को घर बना के दिए जा रहे हैं जिनके घर तबाह हुए थे। वो तस्वीर भी हैं, हर चीज़ उनकी मौजूद है। और उसके बाद वो बनाए जिसमें 7.5 लाख के करीब घर तो कंप्लीट हो चुके हैं, बाकियों पे काम हो रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, जो इसकी ये बात कर रहे थे। बाकी जाहिर है दीगर घर भी कच्चे ज़रूर होंगे और उनका एक पूरा प्रोग्राम हमारा अलहदा से भी बेनज़ीर हाउसिंग प्रोजेक्ट के नाम से एक चल रहा है। शाह साहब, आखिर में बता दें, आप परसेप्शन की बात कर रहे थे, क्या कहना चाहेंगे? परसेप्शन क्यों ख़राब है? देखिए, परसेप्शन जो ख़राब है, अब इसमें बहुत सारे चीज़ें शामिल हैं जिन्होंने शुरू से ही पीपल्स पार्टी पर एक ब्लेम और जिस तरह की बातें की। लेकिन मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ कि हल क्या है हमारा। जो हमने जो काम किया है, इसका रिजल्ट हमें कौन देगा? इसका रिजल्ट देती है सिंध की आवाम के बावजूद। के अंदर परसेप्शन ठीक है जी, बिल्कुल। तो वो है, तो इसलिए अब दूसरों को भी अपना परसेप्शन सही कर देना चाहिए। लेकिन काम की बहुत ज़रूरत है और मैं आपके तवज्जुह से सबको बता रहा हूँ कि कराची में बहुत ज़्यादा काम हम लोग शुरू कर रहे हैं और हो भी रहा है। ठीक, बहुत शुक्रिया नासिर हुसैन शाह साहब, हमसे सूबाई वज़ीर बल्दियात सिंध, और हमारे साथ बात कर रहे थे टॉप स्टोरी पे। और अब हमारा आज का टेल एंड, ट्रंप के नोबेल नाम की हकीकत। वेनेजुएलन अपोजिशन लीडर मारिया कोरिना मचाडो ने ट्रंप से मुलाकात की है और उनको नोबेल का अमन इनाम मिला था, नोबेल पीस प्राइज़ मिला था दिसंबर 2025 में, जिसके लिए प्रेसिडेंट ट्रंप भी कोशिश कर रहे थे कि उनको मिल जाए। और वो दावा ये करते थे कि उन्होंने दुनिया में 8 जंगें बंद करवाई हैं, इसलिए वो अमन के हकदार हैं, अमन के इनाम के हकदार हैं। और वो ये भी कहते रहे हैं कि मारिया को खुद चाहिए था कि वो इनाम मुझे दे देती, लेकिन मारिया ने नहीं दिया। उसके बाद वहाँ पे मारिया का जो मुल्क है वेनेजुएला, वहाँ पे अमेरिका ने एक ऑपरेशन किया, मिलिट्री ऑपरेशन किया, और वहाँ के सदर और उनकी बेगम को उठा के न्यूयॉर्क ले गए और वहाँ पे कब्ज़ा कर लिया उनके तेल के ज़खायर पे। और मारिया जो एक अपोजिशन लीडर थी और उनके इंतखाबात में हिस्सा लेने पर पाबंदी लगा दी गई थी, मुल्क से फ़रार हो गई थी, उनकी कोशिश थी कि वो वापस आएँ और वेनेजुएला की सदारत और हुकूमत वो संभालें। और लेकिन ट्रंप साहब ने लिफ्ट नहीं करवाई। अब ये हुआ है कि कल वाइट हाउस में वो गई हैं, उन्होंने अपना वो मेडल ट्रंप साहब को पेश किया है, उन्होंने रिसीव किया है बहुत शुक्रिया के साथ, स्माइल के साथ, और रख लिया है। और बहुत खुश हैं ट्रंप साहब इस बात पे। और उन्होंने सोशल मीडिया पर इस पेशकश को बाहमी एहतराम की अलामत करार दिया और
मारिया कोरिना का शुक्रिया अदा किया। दूसरी तरफ उन्होंने मारिया ने यह तमगा कहा कि वेनेजुएला के अवाम की आज़ादी के लिए ट्रंप के किरदार के इतराफ़ के तौर पर दिया गया है। लेकिन खबर क्या है? खबर यह है कि नोबेल के जो रूल्स हैं, नोबेल कमेटी के जो रूल्स, उसके मुताबिक ये एजाज़ कानूनी तौर पर ना मुंतकिल किया जा सकता है, ना ये मुश्तरक किया जा सकता है, और ये एजाज़ हमेशा मारिया कोरिना के पास ही रहेगा, चाहे मेडल उन्होंने ट्रंप को दे दिया। तो खाली ऑप्टिक्स है, असल कुछ नहीं है। वक्त ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तुम्हारा आज का हॉट इशू। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हॉट इशू वादिय तीरा, नकल मकानी और लोगों के मसाइल। आज इस हॉट इशू में इस पर बात करेंगे। वादिय तीरा में एक मुमकिन फ़ौजी ऑपरेशन की वजह से वहाँ से लोगों की नकल मकानी जारी है कुछ दिनों से। उस पर बहुत सारे मसाइल का शिकार है वो लोग जो वहाँ से जिनको निकाला जा रहा है। बहुत इंतज़ार करना पड़ रहा है उनकी रजिस्ट्रेशन और दूसरे मामलात में। इस पर आज हमने दावत दी है इख्तियार वली खान साहब को, जो कोऑर्डिनेटर हैं वज़ीर-ए-आज़म के सूबा खैबर पख्तूनख्वा से आपका ताल्लुक है, और महमूद जान बाबर जो ब्यूरो चीफ़ है पेशावर समा के, और आज वो वादिय तीरा गए थे और इन लोगों से मिल के आए हैं जो वहाँ इन मसाइल का शिकार हैं और जो नकल मकानी करें। हमने कोशिश की कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिनकी वहाँ पे हुकूमत है उसमें किसी जिम्मेदार बंदे को अपने साथ लें और उनसे बात करें इन लोगों के मसाइल पे, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का कोई नुमाइंदा हमें आज मुयस्सर नहीं था। तो कोशिश करेंगे कल उनसे बात करें और उनसे पूछे वो क्या कर रहे हैं वहाँ अपने लोगों की बहाली के लिए और उनकी मदद के लिए। महमूद साहब ये बताइएगा आपने क्या देखा आज वहाँ पे, बताए सब कुछ। जी बहुत शुक्रिया अफसार साहब। वहाँ पे ज़िंदगी बड़ी अच्छी है और लेकिन उसमें चंद मसाइल हैं। है तो तीरा पेशावर से कोई 50 किलोमीटर दूर, लेकिन जब आप उसे शहर पेशावर के साथ कंपेयर करते हैं ज़िंदगी को, तो ये कम से कम 50 से 100 साल के फासले पे हैं हमसे वो लोग। हालात क्या है उनके, तीन चार ये जो प्रॉब्लम है उनके मसाइल हैं। मैं आपको बताता हूँ, नकल मकानी का भी बताता हूँ, लेकिन वहाँ पे जो 3-4 बड़े मसाइल हैं उनमें एक, वहाँ पे पीने का पानी नहीं है, वहाँ पे हस्पताल नहीं है, वहाँ पे स्कूल नहीं है, वहाँ पे बिजली नहीं है। और बाकी नकल मकानी की जहाँ तक बात है तो वो लोग उस एरिया से जहाँ से निकले हैं वो पेशावर तक आते हैं तो करीबन ये 90 किलोमीटर का इलाका बनता है। लेकिन उस प्रोसेस में इतनी मुश्किलात हैं कि इस 90 किलोमीटर को पार करने में उनको, अभी कल जब मैं उनसे मिला और हमारी जो मुलाकात हुई तो वो अभी उन्होंने आधा रास्ता भी नहीं काटा था और 4 दिन उनको लग गए थे। मैं ऐसे बूढ़ों से मिला जिनकी टांगे जो हैं वो आगे, वो छोटे छोटे वहां पे वो पिकअप होते हैं, पिकअप के साथ उनकी टांगे जुड़ी हुई थी और वो अब उनकी टांगे नहीं हिल रही थी। उसकी वजह यह थी कि वो 4 दिन से मुसलसल उसमें बैठे हुए थे, सर्दी की वजह से वो बाहर नहीं निकल पा रहे थे। तो वो प्रोसेस इतना मुश्किल था। एक जगह से इन्होंने रजिस्ट्रेशन करनी थी, दूसरी जगह पे इन्होंने फिंगरप्रिंट्स लगाने थे और बायोमेट्रिक होना था, तीसरी जगह आके उन्होंने गाड़ी के पैसे लेने थे। वो मेरे ख्याल में मिसमैनेजमेंट है, ये किसका कसूर है? वफाकी हुकूमत का या सूबाई हुकूमत का? क्योंकि यहाँ पे जो बात हुई है कि रजिस्ट्रेशन ऑफिस तो नादरा ने करना था, उसकी उनकी रजिस्ट्रेशन, पैसे किसने देने थे, सूबाई हुकूमत ने या वफाक ने? रजिस्ट्रेशन तो वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी थी। क्या दोनों हुकूमतें नाकाम रही हैं? ये कि पीडीएमए के पास है वहाँ का वो जो ये सारा सिस्टम था लोगों के बायोमेट्रिक्स वगैरह का, उनके साथ वो बाकी सरकारी इदारे भी हैं, लेकिन इनकी आपस में कोई इतनी खास कोऑर्डिनेशन वहाँ नजर नहीं आई वफाक की और सूबे की। वहाँ पे सूबे ने यह कहा कि ये तो हमारा काम ही नहीं है, हम तो सिर्फ पैसे दे देंगे और ये इन लोगों को पैसे मिल जाएंगे। वफाक के जो इदारे हैं तो वो तो कहते हैं कि सूबा मदद ही नहीं कर रहा, ये ऑपरेशन वाले मामलात और दीगर में तो हमारा क्या काम है। तो किसी को कोई समझ नहीं आ रही, कोई फोकल पॉइंट नहीं, कोई फोकल पर्सन नहीं जो कि इस तमाम सिस्टम को अपने इर्द गिर्द वो इसके बीच में खड़ा हो और कहे कि तुमने ये काम करने, ये काम ऐसे होगा और ये काम ऐसे होगा। नहीं, बस सब अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन वो उनकी कोई वो नहीं है, कोऑर्डिनेशन नहीं है। जी ठीक है। इख्तियार वली साहब, आपने सुना, ये बताइएगा कि चलें सूबाई हुकूमत पे आप अभी तनकीद करेंगे, मुझे अंदाज़ा है पहले ही, लेकिन क्या ये जो लोगों की सफरिंग है, जो लोगों की मुश्किलात हैं, वो बता रहे हैं कि बूढ़े लोग 4-4 दिन उन वैगनों में बैठे रहे, उनकी टांगें जुड़ गई और अभी इतनी लंबी लंबी लाइन लग रही हैं, पहले रजिस्ट्रेशन करवाओ, फिर फिंगरप्रिंट्स लगवाओ, फिर पैसे लो। कोई मरबूत निज़ाम, कोई लीडरशिप, कोई फोकल पर्सन, किस तरह की प्लानिंग है आपकी? है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अफसार आलम साहब।
इनफैक्ट बात ऐसी है कि वी आर रेडी टू टेक आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम तो लेने के लिए तैयार हैं। सूबाई हुकूमत की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जब भी उन पे कोई इस तरह को मसला आता है तो वो उनको टेकअप करना चाहिए फेडरल गवर्नमेंट के साथ। लेकिन मुझे ये बताइए, आप कहते हैं कि आप तनकीद करेंगे, मुझे ये बताइए, मैं ये ना कहूं तो क्या कहूं कि जिस वजीर आला के अपने जिले ये हालात हों कि उसकी वहां पे लोगों की डिस्प्लेसमेंट शुरू हो चुकी है, और वो कभी हरिपुर और कभी कराची कभी लाहौर, वो इसके इश्क इमरान में मुब्तला है। उनका मसला इश्क तिरा नहीं है, इश्क खैबर नहीं है, इश्क पख्तूनख्वा नहीं है, इवन इश्क पाकिस्तान नहीं है, उसका मसला इश्क इमरान है। तो अगर वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी सी ले लें तो यही पीडीएमए जो है इसको चाहिए कि ये ठीक है, राब्ता करे विफाक में एनडीएमए के साथ। सो वी आर वेरी मच मैं मेरा सवाल मेरा ये सवाल है कि ये जो इको प्रॉब्लम्स हैं, हाँ मैं हाँ, चलिए आप एक बात बात करें। मैं और करना आपके नॉलेज में लाना चाहता हूं कि हमारी आज की जो ताज़ा इंफॉर्मेशन है वो ये है कि सूबाई हुकूमत ने कोई 4-4.5 अरब रुपए इनके लिए मुख्तस किए हैं, लेकिन जो लोगों में तकसीम हो रहे हैं पैसे वो 1.5 अरब रुपए से ज्यादा नहीं है। तो बाकी जो 3 अरब रुपए हैं वो सरकारी पैसा, रियासती पैसा, अब इन्होंने जलसे जुलूसों पर और रियासत के खिलाफ और मुल्क में अच्छा इंतशार चलिए, और ये तो इल्जाम है ना, ये इल्जाम है ना। परवान मुझे चढ़ाने ये के फरमाइएगा, लिए आपने कहा मैं अगर सूबाई हुकूमत का कोई नुमाइंदा हो तो उससे भी पूछता, लेकिन जाहिर है वफाक के आप नुमाइंदे हैं और वफाक का इसमें रोल है बहुत गहरा। आपने पीडीएमए का कहा कि पीडीएमए ने एनडीएमए को नहीं लिखा, तो एनडीएमए अगर लिख लेती पीडीएमए को तो एनडीएमए की मूंछ नीची हो जाती, पगड़ी का कुलाह नीचे आ जाता, गिर जाता। क्या मसला था, आप मुझे बताएं कि एक वफाक का ऑपरेशन है, जब आपने आईजी पुलिस से या जो चीफ सेक्रेटरी है उससे काम करवाना हो वफाक ने, या उसे मना करना हो कि ये ना करो, तो सब आपके अहकामात पे अमल होता है। अब ये इतना बड़ा मसला था, आपको मिसाल बनानी चाहिए थी, यहाँ से लोगों की नकल मकानी इतने अच्छे तरीके से होती कि अगली जगह यहाँ आप ऑपरेशन करने जाते लोग कन्विंस होते कि यार बड़ा अच्छा इन्होंने इंतज़ाम किया है वफाक ने इस ऑपरेशन के लिए, तो हम इनसे ताउन करते हैं। आपने तो बिल्कुल ही जिसे कहते हैं पट्टे बिठा दिया है कि नादरा तो कम से कम आपके अंडर है ना। एक जगह फिंगर प्रिंटिंग हो रही है और दूसरी जगह आप उनकी वो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो कम से कम एक जगह करते, कुछ ज़्यादा पॉइंट्स बनाते। इतनी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, कोई तो पुरसाने हाल हो। पीडीएमए की तरफ आप उछाल देते हैं, पीडीएम में एनडीएमए की तरफ उछाल देगा। सोहेल अफरीदी ने वफाक पे डाल दिया है, वफाक उस पर डाल रहा है। अवाम सफ़र तो अवाम कर रहे हैं। अफसार आलम साहब, आप सिर्फ इस मुल्क के जिम्मेदार सहाफ़ी नहीं बल्कि मेरे बड़े भाई हैं। आपके लिए आई हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर यू, माय अनकंडीशनल रिस्पेक्ट फॉर यू। मैं एक बात आपको बड़ा ऑनेस्टली बताता हूँ, वफाक की तरफ से किसी भी चीज में कोई भी कोताही न की गई है और न कोई गुंजाइश हमने रखनी है। सिर्फ इनकी ईगो प्रॉब्लम है। इनको जो चीज चाहिए, देखें वफाक आकर किसी सूबे में खुद डायरेक्ट इस तरह कोई चीज ऑपरेट नहीं करता। वहां पे वजीर आजम नहीं खड़ा होता, वहां पे उनके उन्होंने वफाकी सेक्रेटरी नहीं भेजने होते, उनकी टीम आती है, उनका काम है यही है, फैसिलिटेशन वो करते हैं, एग्जीक्यूशन प्रोविंशियल गवर्नमेंट करती है। उसकी सारी टीम, उनकी सारा मेन पावर जितना लगता है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की होती है। इससे पहले कि आप जितने ऑपरेशन हो चुके हैं वो देख लें, जब वफाक और सूबा एक पेज पर होते हैं और वो एक आवाज होते हैं। लेकिन इस वक्त इनका मसला कुछ और है, इनकी वाकई में ईगो प्रॉब्लम तो एक और साइड पर है। इस वक्त तो इश्क इमरान और इश्क पाकिस्तान के बीच में मसला जो है वो पेट्रोलम बना हुआ है। तो मेरे ख्याल में मैं फिर आपके शो की वसातत से ये बात करता हूं कि वी आर रेडी टू प्ले आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आवर रोल, हम उसके लिए तैयार हैं। ये बताएं इनको क्या चीज चाहिए, जो चाहिए हम नहीं, बिल्कुल वी कैन लीड इट, लेकिन एंड वी शुड लीड इट, बट ये थोड़ा सा हमें फिर स्पेस दे दें। ये स्पेस भी नहीं देते हैं। महमूद साहब को स्पेस पे मैं बात कर लेता हूँ। मैं स्पेस पे महमूद साहब ये बताइएगा, ये वफाक का जो शिकायत है, या रोना तो नहीं कह सकते, कि स्पेस नहीं मिल रही वहाँ पे इन वादिया तिरा के लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए, आपका क्या मुशाहिदा है? रजिस्ट्रेशन जो नादरा कर रही है, ये पीडीएमए की जिम्मेदारी है या वफाक की? देखिए, एक बात तो
अगर आप तिरा आएँ और वहाँ पे आप अपने आप को महसूस करें कि आप तिरा में मौजूद हैं, उस एरिया में मौजूद हैं, और जब ये बातें सुने तो आपको यही लगता है कि खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। ये जिस तरीके से बातचीत हो रही है ना, अभी हमें आज पता चला कि वज़ीर आला साहब जो हैं वो तिरा चले गए हैं, लेकिन एक बात तो आपको ये भी माननी पड़ेगी, जब वो कुल्लम कुल्ला उन्होंने कह दिया है कि ये ऑपरेशन का जो ये सारा मामला है ये हो ही मेरे खिलाफ रहा है, क्योंकि मैं यहाँ पे वज़ीर आला बना हूँ। आज उनकी ट्वीट आप पढ़ें, मैं आपको सरकारी मौक़िफ़ दे रहा हूँ, जी, उनका पढ़िए। मौक़िफ़ आया है कि हाँ, ये तो हाँ, बिल्कुल। ऑपरेशन है ही नहीं, ये तो मसला है नहीं, ये तो मेरे खिलाफ बनाया गया है ताकि चूंकि मैं यहाँ पे वज़ीर आला बना हूँ, इनकी मर्जी के खिलाफ बना हूँ, तो मेरे साथ ये इस तरह हो रहा है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे खैबर पुख्तनख्वा में एक शिकवा और भी है। मैं जरा थोड़ा सा अवाम की नुमाइंदगी करूं और लोगों की जो मैं सुनता हूं, मुझे जो मैं देखता नहीं, हूं, मैं शिकवा, कि मैं वफाक देखिए, मैं के सिर्फ हक ये में- चाहता हूँ वफाक आबादी तिराब में जो मैं- कुछ आपने देखा है वो बताएं, बाकी बाद में तबसरा हम करेंगे। मैं जरा इनसे जवाब लेना चाहता हूँ। मैंने आपको मैं वही बता रहा हूं। यहीं पे कल जब हम वहां पे थे, लोग यही कह रहे हैं कि बाकी अगर किसी जगह ऐसे कुछ होता है तो वहां के लिए तमाम इंतजामात पूरे होते हैं, तमाम वफाकी इदारे आ जाते हैं, खैबर पुख्तनख्वा में नहीं आते। खैबर पुख्तनख्वा में सिक्योरिटी के ठीक, अलावा कोई इदारे यहाँ पे नहीं आते ताकि उस काम को थोड़ा सा स्मूथली कर लिया जाए। तो अब देखें, आप जिससे शिकवा कर रहे हैं वो तो कह रहे हैं कि ये तो आप तिरा में तो किसी और के खिलाफ नहीं कर रही है, तो सिर्फ आप मेरे ही खिलाफ कर रहे हैं। तो फिर अब आपको फिर दोबारा ठीक है। बैठना चाहिए कि मैं- मैं जिसके बारे में बात कर रहा हूं वो तो मान ही नहीं रहे इस चीज को। जी, मैं इनसे बात मैं बात कर रहा हूँ। इख्तियार साहब, ये देखें, ये बात तो ठीक है, उन्होंने ट्वीट में भी कहा है सुहेल अफरीदी ने कि लोगों की रजिस्ट्रेशन नादरा कर रही है, जो है वहाँ से रजिस्ट्रेशन में जानबूझकर लोगों को तंग किया जा रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार चेकिंग और आंख का स्कैनर लगाकर लोगों को वेरीफाई करने में वक्त ज़ाया करके परेशान कर रहे हैं। घंटों को काम दिनों में किया जा रहा है, तब्दील किया जा रहा है ताकि लोग तंग हों। ये जो उन्होंने इल्ज़ाम लगाया आप पे, आपने इसको कैसे जी। बेहतर किया निज़ाम को, बताएं। ये इल्जाम लगाने के अलावा इनके पास ना कोई विजन है ना कोई प्रोग्राम है। ये बताएं, इनको 100 बंदे चाहिए, हम इनको 200 बंदों का स्टाफ देंगे। इनको वो क्यों दो बताएं? स्कैनर- नादरा आपका है, आप भेज दें 100 बंदे। सर, ये सारा स्टाफ जब शिफ्ट होता है वफाकी हुकूमत से, तो दैट इज प्योरली ऑन डिमांड ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट। वो बोले कि हमें 5 चाहिए, हम ओहो, 10 भेज फिर वही- देंगे, स्कैनर्स भी भेजेंगे, सब कुछ भेजेंगे, स्टाफ भी जाएगा, एवरीथिंग। अच्छा, दूसरा जो ये महमूद जान बाबर साहब ने वो कहा, उन्होंने नहीं कहा, अब लोग सफर कर रहे हैं तो क्या करेंगे आप? बिल्कुल, हम तो वी आर रेडी। प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो रेडी नहीं, भेज दें, We are, है, एवरीथिंग भेजिए, इज फिर करें अवेलेबल, लीड, फिर लेटर दें, इंटरव्यू एवरीथिंग करें। इज अवेलेबल। मेरे ख्याल में मैं इस तरह करता हूं कि हम वी शुड डायरेक्टली कांटेक्ट विद द पीडीए में, हम उनको कांटेक्ट करते हैं और हम इसके जितने मसाइल हैं, मैं अभी आपके शो खत्म होने के बाद आई विल टेक इट अप इंशाल्लाह ठीक विद है। द अथॉरिटीज। चले, आई विल नॉट टेक मच ऑफ योर टाइम देन, और आप लोगों के मसाइल हल करें। बहुत खान साहब और महमूद जान बाबर साहब, वक्त तो एक ब्रेक के बाद आएंगे तो हमारा आज का एडिटोरियल बलोचिस्तान बाकी तमाम सूबों से पीछे क्यों, और वक्त तो हमारा आज के एडिटोरियल का बलूचिस्तान सबसे पीछे क्यों। बलूचिस्तान के वज़ीर आला सरफराज भुगटी साहब ने 2 दिन पहले एक टेक पार्क का इफ्तिताह किया कोयटा में, जिससे पढ़े लिखे नौजवान बच्चे और बच्चियों के लिए मुलाजमतों के मौके पैदा होंगे। बहुत अच्छा उन्होंने ये कदम उठाया है, लेकिन इसके साथ साथ बलूचिस्तान को अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पूरे मुल्क की अगर तरक्की का जिक्र करें तो एक तरफ, और बलूचिस्तान इन सबसे पीछे है। पूरे पाकिस्तान में तरक्की की बहुत ज़रूरत है, लेकिन बलूचिस्तान सबसे पीछे है। और डिस्ट्रिक्ट वल्नरेबिलिटी इंडेक्स में पाकिस्तान सर्वे के मुताबिक 20 सबसे ज़्यादा बदहाली के शिकार ज़िलों में से 17 बलूचिस्तान में। अगर पूरे पाकिस्तान में 20 ज़िले ले लें जो सबसे कम तरक्की याफ्ता हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा ख़तरा है आबादी के लिए और उनकी ग्रोथ के लिए, बेहतरी के लिए, तो उसमें से 17 ज़िले बलूचिस्तान में हैं। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि पूरे मुल्क के मुकाबले में बलूचिस्तान के हालात कितने ख़राब हैं। और 2 ज़िले खैबर पख्तूनख्वा में और एक ज़िला जो है वो सिंध में है। पंजाब में कोई ऐसा ज़िला नहीं है, लेकिन घरों का ये
किस बुनियाद पे किया जाता है, घरों का मयार, कच्चे घर कितने हैं, नीम कच्चे घर कितने हैं, कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन मेन सड़क से, पक्की सड़क से कितना दूर है आपका घर, लाइवलीहुड मुनासिब है, रोज़गार मिलता है कि नहीं मिलता, सेहत की सहूलियात तक रसाई कितनी आसान है, सरकारी तालीम तक रसाई है या नहीं है। और फिर ये इसमें झल मक्सी, कलात और वाशुक जो हैं ये सबसे पीछे हैं इन तमाम अजला में। कई अजला में ट्रांसपोर्टेशन का इंतज़ाम नहीं है, ना सड़कें मौजूद हैं और इमरजेंसी सूरत हाल में हस्पतालों तक रसाई तकरीबन नामुमकिन हो जाती है। तालीम की सूरत हाल भी अबतर है और इससे सबसे ज़्यादा मुतासर लड़कियां होती हैं। तो ये तमाम वो इशूज़ हैं जिन पे बलूचिस्तान की हुकूमत को और वफाक को देखना पड़ेगा और एक स्ट्रेटजी बना के इसको बाकी सूबों के बराबर लाना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़ एंड गुड नाइट।